दोस्तों, कई बार हमें साइंस और फिजिक्स के नियम इस तरह से याद आने लगते हैं कि हम उनका उपयोग किसी अन्य जगह पे भी करने लगते हैं। हमने क्लास 9th और 12th में फिजिक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें दो टर्म्स आती थी, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर एरिया। हम दोनों ही टर्म्स को बड़े अच्छी तरह से जानते थे और हमने अच्छी तरह से उन टर्म्स को पढ़ा और आत्मसात भी किया है। अ, ये देखने में आता है कि जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो अक्सर एक्लिप्स भी होता है। उस समय में ग्रहण होता है और उस ग्रहण में क्या होता है कि चंद सूर्य ग्रहण के अंदर जो चंद्रमा है वो पूरे सूर्य को ढक लेता है, जबकि चंद्रमा का जो एरिया है वो सूर्य के एरिया से बहुत ही कम है। लेकिन वो पृथ्वी के निकट ज्यादा होने की वजह से उसका एंगुलर एरिया बढ़ जाता है। तो तब एंगुलर एरिया की आ जाती है कि नजदीक वो पृथ्वी के है और जो सूरज क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर है तो उसका एरिया वो ढक लेता है। ये तो एंगुलर एरिया और एंगुलर डिस्टेंस हम पढ़ते हैं अक्सर। और हम दूसरी चीज ये भी पढ़ते हैं कि सूर्य जो होता है उसका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जो है वो मून के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो टाइड्स होती हैं हमारी अर्थ पर, जो ज्वार भाटा होता है, उसके अंदर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा असर होता है, क्योंकि वह हमारी पृथ्वी के ज्यादा निकट है। तो अब इसमें से दो चीज आती है सामने, एक तो निकटता और दूसरा एंगुलर एरिया। कि कुछ एरिया जो होता है वो निकट होने की वजह से अपने आप बढ़ जाता है और आवश्यकता अनुसार होता है उसमें। मुझे याद है कि मैं जब उदयपुर के कोटला में मेरी पोस्टिंग थी तो मुझे एक वहां पर कंप्लायंस करनी थी। उसमें किसी व्यक्ति के यहाँ कुड़की करनी थी और वो बार बार से उसमें न्यायालय की तरफ से हमें आदेश प्राप्त हो रहे थे और हम डिले कर रहे थे उसको किसी तरह से, क्योंकि वहां पर अकाल था। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अकाल है यहाँ पर, अभी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए मैं वहां पर मौके पर खुद गया और मैंने जो देखा वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मुझे बहुत दिन तक मैं बड़ा दुखी रहा उसको देख करके, उस अवस्था को देख करके। क्योंकि मेरा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आदिवासी क्षेत्र था। आर्थिक स्थिति से वो ज्यादा मजबूत नहीं था। वहाँ जो क्षेत्रीय आबादी थी, लोग बाहर पहाड़ियों पे रहते थे और फसल वहां पर खरीफ की होती थी, मक्का बोलते, और बारिश के भरोसे होती थी। लेकिन मैंने 2000 जुलाई में वहां पर ज्वाइन किया था और मुझे याद है कि 2006 में मैं वहां से रिलीव हुआ। उस समय सिर्फ 2 साल ऐसे रहे हैं कि जब वहां पर अकाल राहत कार्य हमें नहीं कराने पड़े। अन्यथा वहां पर अकाल रहता था और भयंकर अकाल। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा कि हैंडपंप ने पानी देना बंद कर दिया हो। काफी उसमें फिर हमने पाइप जलवाए, उसके बाद भी मुश्किल से 1 या 2 बाल्टी पानी दिन में हमें मिलता था। बहुत मुश्किल से वहां पर वो टाइम गुजरा। वो बात थी ये 2002 की जून की बात है, क्योंकि 2000 और 2001 में वहां पर अकाल था। तो मैं वहां पर पहुंचा और ये बात है 2005 के करीब की बात है, दिवाली के आसपास की। मैं जब उस व्यक्ति के घर पे पहुंचा, सड़क से मुझे कम से कम 5-6 किलोमीटर के करीब पैदल चल के जाना पड़ा, क्योंकि रास्ता भी नहीं था। तो उस व्यक्ति को जब मैंने कहा कि भाई आपने पैसा जमा नहीं करा है और आपके हम कुर्की करने के लिए आए हैं, तो वो व्यक्ति बुरी तरह से रोने लगा। कहने लगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उस व्यक्ति की दशा देख करके बहुत दुख हुआ। वो क्योंकि गुजरात में जाकर के अपना गुजर बसर करता था
और न्यायालय ने सिर्फ उस पे आर्थिक दंड लगाया हुआ था और कोई दंड उसके ऊपर नहीं था, क्योंकि उसने अपने बेटे की जमानत दी थी और उस बेटे की जमानत पे वो पेशी पे नहीं जा पाया, तो इसलिए न्यायालय ने उसके ऊपर दंड लगा दिया। उसका इतना सा कसूर था और वो 3,000 जमा होने पर वो स्वतः ही बच जाता, प्रकरण बंद भी हो जाता उसका। तो मेरे सामने दो बातें थी कि इस प्रकरण को कैसे बंद कराया जाए, कुर्की करा करके या किसी और तरीके से। तो जब कुर्की करने की बात आई तो मैंने सोचा कि यदि इसका जमीन हम कुर्क कर लेंगे या कोई दूसरा इसको नीलाम करके खरीद भी लेगा, तो ये क्या करेगा अपना भरण पोषण जो है वो खत्म हो जाएगा। सोसाइटी में जो है वो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगेगा। और आसपास के लोग ऐसे होते हैं कि वो भी इस परिस्थिति में थे कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि सभी की आर्थिक हालत लगभग ऐसी थी। और वो क्योंकि उनके कुछ लोग अकाल राहत में थे। हम अकाल राहत चला रहे थे वहां पर, लेकिन वो नाकाफी थे क्योंकि वहां पर क्यूमुलेटिव फेमिन की सिचुएशन थी। और हम भी क्योंकि किसान परिवार से हैं, और वहाँ पर देखा कि वहाँ का जो किसान है उसकी दशा कुछ और है, और हमारे क्योंकि यहाँ पर पानी है, पानी के साधन है, जमीन भी यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ है, तो इसलिए नुकसान तो लेकिन नुकसान ही होता है। यदि हम लोग भी 1-2 साल यदि लगातार नुकसान में जाते हैं तो हमें भी रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर तो लगातार क्यूमुलेटिव वो कई साल से वहाँ पर वो फैमिन चलता रहता है। और वहाँ पर जो लोगों की ज़्यादा हालत अच्छी नहीं थी आर्थिक उस समय, वो सिर्फ अपनी गुजर बसर कर रहे थे, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने सोचा कि यदि मैं कुर्की करूंगा तो मुझे एक बहुत बड़ा एक अजीब सा काम करना पड़ेगा कि एक के जीवन यापन का जो साधन है उसे ही हम खत्म कर रहे हैं। और फिर दोबारा मेरे दिमाग में ये आया कि इनके और मेरे बीच में अंतर क्या है। हमें ट्रेनिंग में सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया गया था। तो उसमें जो हमारे यहाँ वो थे जो लेक्चरर आए थे, उन्होंने ये भी बताया था कि आप सोसाइटी का हिस्सा भी हैं, आप वहाँ के प्रशासक भी हैं और सोसाइटी का हिस्सा भी हैं। तो वो थॉट मेरे दिमाग में था कि हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो सोसाइटी के हिस्से का मतलब क्या है? वो हमें सिर्फ नमस्ते करते हैं या फिर हम उनके लिए कुछ करें भी? तो मैं बड़े ही उसमें था। अ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो मैं वापस घर आया। उस समय मदर फादर मेरे वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने फिर पूछा कि परेशानी क्यों है? तो मैंने उनको बताया कि ये हालत है, क्योंकि जब मैं गया तो मेरे सब कपड़े जो थे वो धूल में थे और रास्ता जो है काफी धूल थी वहाँ पर। ये क्योंकि नवंबर के आसपास गए थे, वहाँ पर नवंबर में अक्सर बारिश नहीं होती थी, तो अकाल रात के जो काम धूल वगैरह उड़ती है उसको भी चेक किया मैंने। और अ, जब मैं वापस आया तो मुझे धूल में पूरे मेरे कपड़े थे, डस्ट में हो गए थे। तो फिर मदर ने कहा कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों परेशान हो रहे हो? तो उस दिन शाम को टीवी पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि बोनस की घोषणा की गई थी। और मुझे याद है कि मुझे उस समय शायद 2419 रुपये बोनस मिलता था और 3,000 रुपये वो उसके जमा कराने। तो एकदम से सबकी ये प्रतिक्रिया हुई कि ऐसा करते हैं, बोनस को आप उनके बिहाफ पे जमा करा दें। अब मेरी माँ ने कहा कि ऐसा कर कि ये बोनस जो है उसके नाम का है, और वो क्यों परेशान होता है? और वैसे भी मेरा बोनस जो था मैं कभी भी अपने लिए उपयोग नहीं करता था। मैं किसी की सहायता के लिए यदि जरूरत होती थी, जो मुझे लगता था कि मेरे लिए एक सहायता मुझे करनी है किसी की, बिना मांगे मैं उसको सहायता करता था। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो कुछ आइडिया मिला कि उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो फिर मैंने उस व्यक्ति के बिहाफ में वो 3,000 रुपये राशि अ, न्यायालय में जमा कराई और वो प्रकरण बंद हुआ। तो मेन जो फर्क था वहां पर ये था कि अब 3,000 रुपये का किसी बहुत सारे उसकी देखी जाए तो एक दिन की आने जाने का खर्च भी हो जाता है। ट्रेन के अंदर हम फर्स्ट क्लास या किसी भी उसमें जाते हैं तो 3,000 रुपये का टिकट कम से कम लग जाता है। या फिर कोई पार्टी करनी हो या फिर कपड़े खरीदने हो या फिर जर्किन लेनी हो तो 3,000 रुपये उसमें लग जाते हैं।
लेकिन 3000 का उस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा एंगुलर एरिया बना है, क्योंकि उस समय मैंने फिजिक्स की जो अप्रोच थी, एंगुलर एरिया और एंगुलर डिस्टेंस की अप्रोच मैंने इकोनॉमी में अप्लाई कर दी थी। एंगुलर इकोनॉमी और एंगुलर सेविंग। तो उस हिसाब से वो जो एंगुलर उसका इकोनॉमी का जो अमाउंट था, वो उसके लिए बहुत बड़ा था। उस इकोनॉमी की वजह से, उसके इन्वेस्टमेंट की वजह से वो व्यक्ति अपना गरिमामय जीवन व्यतीत कर चुका। और मैं एक बहुत बड़े भार से मुक्त हुआ कि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि वो प्रकरणबद्ध कैसे हो। और उसमें मुझे अच्छा लगा कि मैं यदि इस घर में पैदा होता तो मैं इस हालत को नहीं आने देता। ये भी एक मुख्य कारण है कि मैं उस घर में पैदा नहीं हुआ था। और यदि मैं उस घर में पैदा होता तो जिस पोजीशन में मैं पहुंचा शायद नहीं पहुंचता। बहुत सारे इस विचार दिमाग में आए थे इस तरह के। और अभी लगभग हम 1 साल से बड़ी आर्थिक स्थिति से, दुर्दशा से गुजर रहे हैं सब। कोरोना की वजह से पूरे मार्केट चौपट है। उसमें जो परिवार अपनी गुजर बसर सिर्फ इनकम के ऊपर करते थे, ट्रेड के ऊपर करते थे, जो उनका व्यापार चलेगा और जिनके पास सिर्फ लगभग 1 महीने के साधन ही जुटाने वाले थे, उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं है उसके अंदर। जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि वो 1 साल तक के लिए, कुछ पूरी जिंदगी के लिए अपने गुजर बसर कर सकते हैं बिना किसी काम करे, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ भारत में जो बहुत सारा जो क्षेत्र है, वो ऐसा नहीं है कि जो बिना किसी व्यवसाय के वो 1 साल से ज्यादा अपने आप को मेंटेन कर सके। तो मैंने तो देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े दुखी रहते हैं। उनके पास कोई काम के साधन नहीं आते हैं। मनी सप्लाई भी मार्केट में कम है। और अब लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। लेकिन जो उसका कोरोना का जो इफेक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, वो मार्जिनल सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा है। ऐसे व्यक्ति जो अपने हफ्ते भर का गुजारा करते हैं, उनके लिए कम से कम जो खर्चा मिलना मुश्किल था। और उनकी हालत क्या होगी, हम ये लगा सकते हैं। मेरे बिल्कुल घर के सामने एक जिनको मैं शू इंजीनियर या शू डॉक्टर बोलता हूँ, वो वो शू रिपेयरिंग का काम करते हैं बेसिकली। और बहुत अच्छे इंसान हैं वो। मैंने उनको ये देखा है कि वो सिर्फ 9 बजे सुबह आ जाते हैं और शाम को 5:30 बजे करीब वो अपने घर जाते हैं। उनके पैर में कुछ समस्या है। वो उसके जो सपोर्ट के सहारे चलते हैं। और वो बैठ करके पूरे दिन धूप और उसमें वो वहां पर लगे रहते हैं। हमेशा मैं उनसे एक सीख लेता था कि हार्डशिप में भी वो धूप के अंदर, बरसात के अंदर, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, वो आराम से लोगों की सेवा करते हैं। यदि वो नहीं हो तो बहुत से लोग शायद चल भी नहीं पाएंगे। तो अभी हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे सिलेक्शन उसमें पहुंचे हैं। नेट में उनके सिलेक्शन हुए हैं। और वो बड़े खुश होकर के जन्मदिन पर आए हैं, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। अभी ऑफलाइन मैंने शुरू नहीं की क्लासेस। और मैंने उनसे फिर बात की थी कि मैं भाई आपके सिलेक्शन के ब्याह पर मैं उनको, जो हमारे इंजीनियर हैं, शू इंजीनियर, सॉरी, उनको कुछ दूंगा। और फिर उनकी तरफ से हमने कुछ अरेंज किया उनको। और वो बहुत खुश हुए। तो उसमें भी मुझे अपना एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर एरिया का आभास हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे घर के नजदीक ही बैठते हैं। घर से निकलने के बाद सबसे पहले जो उनका ऑफिस, जो मैं कह सकता हूँ, वो उन्हीं का आता है, जिसमें बैठ करके वो बिल्कुल ओपन रोड पर पिलर के नीचे बैठ करके वो अपना पूरे दिन रिपेयर का काम करते हैं। बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। देख करके लगता है कि बहुत उनसे प्रेरणा मिलती है कि काम कैसे किया जाता है और किस तरह से आदमी सरवाइव कर रहा है इस समय, वो भी एक देखने का मौका मिलता है। और ये प्रासंगिक इसलिए भी है कि अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है। वो जो है, उन्होंने, मैं उनको कोचिंग करा रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। तो मेरा स्टूडेंट से हमेशा यही रहता है, सबसे पहले वो मेरी मुझसे फीस पूछते हैं कि आपकी फीस क्या है। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, सिलेक्शन।
कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है। तो वो समझते हैं कि मैं फी के बारे में, पैसे के बारे में कह रहा हूँ। मेरा जो तात्पर्य होता है वो उनके टाइम से है, और कितना एनर्जी वो दे सकते हैं, कितने आवर्स वो दे सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। और क्योंकि मटेरियल को मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार किया है, तो वो ऐसा मटेरियल है कि यदि उसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो उनको सिलेक्शन मिलने के काफ़ी चांसेस है। क्योंकि जब मैंने नेट की शुरुआत यहाँ पर कराई थी मेरठ में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी यहाँ पर। कई कई साल में लाइफ साइंसेज से नेट निकलते थे, और लोग वाग जो हैं वो स्टूडेंट्स खास तौर से वो ज़्यादा मोटिवेटेड भी नहीं थे। लेकिन 2016 से लगातार मुझे यहाँ पर नेट के रिजल्ट मिल रहे हैं। और खास बात है कि जो एमएससी के अंदर ही स्टूडेंट्स अब इस एग्जाम को पास कर जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी एनकरेजमेंट की बात है कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और उन पे मेहनत करने में बहुत अच्छा लगता है कि अपने टीचर्स को याद करता हूँ मैं, जो हमारे टीचर्स थे, किस तरह से पढ़ाते थे, और हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते थे, मैं उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। और ज़्यादातर क्लास इंटरेक्टिव होती है। तो उस स्टूडेंट ने मुझे पैसे देना चाहा अभी, क्योंकि हम सभी बहुत ऐसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं कि समझ नहीं आता कि हम किसकी सहायता करें और किससे सहायता लें, क्योंकि सभी की हालत लगभग अपने अपने स्तर पर एक सी हुई है। तो मैंने उनसे फिर यही आग्रह किया कि आप सिलेक्शन लीजिए, कि आपके पास पारिवारिक उत्तरदायित्व भी हैं, और आप अपने सिलेक्शन जिस दिन हो जाए तो फिर मैं आपसे सैलरी, आपसे मैं खुद लूंगा, फी नहीं, मुझे अब सैलरी चाहिए आपसे। और बहुत एक भावनात्मक हो जाता है ये परिवेश। लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई मुझे सब कुछ सहने की और सब कुछ सोचने की। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाऊं। मेरे पास सब कुछ इतना अच्छा अ, व्यक्तियों का समूह हो कि जो हम अपने एम्बिशंस हैं सोशल सर्विस या चैरिटी की, वो करते चले जाएं, और हमें किसी तरह की कोई अड़चन ना आए इसके के लिए। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, उनमें से ही स्टूडेंट्स में से हैं। तो वो अपना करते चले जाएं। सभी स्टूडेंट्स से मैं यही डिस्कस करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े हों, और अपने घर को संपन्न बनाएं। पढ़ाई एकमात्र उसका रास्ता है। और जो मेरा वो है, मैं फी को ज़्यादा कंसीडर नहीं करता। मैं हमेशा स्टूडेंट से चाहता हूँ कि वो जो उसके टारगेट है उसको वो अचीव करना चाहे बेस्ट वे में। क्योंकि जो मान लो मेरठ से या कोई यहाँ से ऐसा स्टूडेंट जाएगा, खासकर लड़कियां जो दिल्ली जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और हर एक पेरेंट्स के पास इतना पैसा भी नहीं होता, खासकर इस कोरोना के क्राइसिस में, कि वो आगे जाकर करा जाए। और अ, जो हम हैं वो थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। और मैं सभी से कहता हूँ कि आप जल्दी से एक सर्विस या आपका जो अर्निंग है वो परमानेंट हो, और फिर हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे सब मिल करके कि जिस तरह से आपको अब कंसेशंस या जो भी वो मिल रहे हैं, आप इसे कैरी फॉरवर्ड करें, जिसकी हमारे समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर हर एक आदमी जो है आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। उसे एक सुकून की जरूरत है, जो आर्थिक रूप से कम उसको मिल जाए। तो हम अपने आप में शुरुआत करें, और जब हम संपन्न हो जाएं तो फिर हम आगे इसको संपन्नता को बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारा जो है बहुत समाज को देख रहा है कि कोई उनसे सहायता मिले, कहीं से सहायता मिले इस समय। तो मैं सभी अपने स्टूडेंट से यही आग्रह करूंगा कि वो अपने कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अपने आप को तैयार करें कि हमें किसी की हेल्प करनी नहीं पड़ सकती है। हमेशा वो अपने अर्निंग को उस मोड में भी लेके जाएं कि जो नीडी पर्सन्स हैं, खासतौर से जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या जो बहुत ज्यादा हमारे हाशिए पर हैं, उनको हम जरूर हेल्प करें। तो ये भी चीज हमारा एक बहुत बड़ा अपने समाज के लिए उत्तरदायित्व है। धन्यवाद। थैंक यू।